अब तक हमने देखा कि जानवी अपनी दादी से मिलने हॉस्पिटल गई थी और वहाँ पे बहुत कुछ उनकी कहा-सुनी हुई। उसके बाद वो वहाँ से बाहर सीधा अपनी कंपनी में आई। वहीं आरव को देवराज जी की तरफ से एक इनविटेशन कार्ड मिला था। वो था उनके पिताजी के 70th बर्थडे का। आरव और जानवी वापस घर जाते टाइम लिफ्ट में एक दूसरे से टकराते हैं और जानवी गिरते-गिरते बचती है। अब आगे। रजत इस टाइम जानवी एक्सप्रेशंस पे हंस रहा था और जानवी उसे इग्नोर कर रही थी। इस मौके पे एक ऐसी आवाज़ आई जिसकी वजह से जानवी का मन हुआ वो तुरंत वहाँ से गायब हो जाए। मिस अरोड़ा, आपने जो ये पिग बनाया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुन के आरव भी पीछे से हंसने लगा। जानवी ने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे एक पेपर था जो ज़मीन पे गिरा हुआ था। एक ड्राइंग पेपर जो आरव के पैरों के पास था। उस पे एक पिग, एक सांप और एक औरत की तस्वीर बनी थी। पिग और सांप दोनों के ही सीने में चाकू भोंका हुआ था। सबसे ज़्यादा पिग की ड्राइंग रियल लग रही थी। उस पिग के ऊपर कबीर का नाम लिखा था। वहीं सांप के 2 टुकड़े करे हुए थे जिसके ऊपर रश्मि का नाम लिखा था। और एक औरत जो एक क्वीन जैसे पोज में खड़ी थी वो सांप को अपने पैरों के तले दबा रही थी और उसके ऊपर नाम लिखा था महारानी जानवी अरोड़ा। शायद जब डॉक्यूमेंट्स गिरे तो ये फोल्डर भी बाहर गिर गया होगा। ये सच था कि पिग उसी ने बनाया था, लेकिन वो सांप और जितने भी नाम उस पर लिखे थे वो सब उसकी बेस्टी शालिनी ने किया था और गुस्से गुस्से में उसने सारा सामान एक साथ ही बंद कर दिया। जानवी इस समय इतनी शर्मिंदा थी कि वहाँ से गायब हो जाना चाहती थी। वो जल्दी से भाग के ड्राइंग उठा सके उससे पहले ही एक दूसरे इंसान ने वो ड्राइंग उठा ली। आप इसे वापस करिए। जानवी के चेहरे पे अफसोस था क्योंकि आरव वो ड्राइंग उसे दे ही नहीं रहा था। वहीं आरव के चेहरे पे मस्ती भरे एक्सप्रेशन थे जिनको देखकर जानवी गुस्से में लाल हुई जा रही थी। आरव ओबरॉय, आप मुझे मेरी ड्राइंग क्यों नहीं दे रहे हैं? अपने पैरों की उंगलियों पे खड़े होकर उसने जब लेना चाहा तो आरव ने अपने हाथ ऊपर कर लिए जिससे जानवी पकड़ ही ना सके। आरव की लंबाई करीब 6 फीट थी, वहीं जानवी बस 5 फीट से थोड़ी ज़्यादा। आरव की चिन तक तो वो बहुत मुश्किल से पहुंच पाती थी। फिर ड्राइंग को पकड़ना तो उसके लिए और मुश्किल था क्योंकि उसने अपने हाथ इतने ऊपर जकड़ लिए थे। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हमारी महारानी जानवी अरोड़ा जी की ड्राइंग इतनी प्रिटी होगी। आरव ये बोल के हंसा और जानवी की तरफ एक लुक देने लगा। वो बिल्कुल बचपने से भरा आरव लग रहा था। अब वो इतना परेशान हो गई कि बस उसे घूर के देखे जा रही थी। ऊपर से साइड से रजत भी लगातार हंसे ही जा रहा था। इतने टाइम से जिस इमेज को उसने संभाल के रखा था उस पे तो मिट्टी ही मल दी गई। तभी एक फ़ोन आया जिसने जानवी को उस एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बाहर निकाला। उसने फ़ोन निकाल के देखा तो वो था शालिनी का। फ़ोन उठाते ही शालिनी की मीठी सी आवाज़ आई जिसमें थोड़ा गुस्सा और थोड़ी फिक्र थी। जानवी, तू कहाँ है? क्या हुआ? जानवी ने पूछा। जानवी को शालिनी की इतनी परेशानी भरी आवाज़ सुन के टेंशन हुई। क्या हुआ? रोहन मिलने आया था क्या? बात मेरी या उसकी नहीं है। जानवी, मैंने तुझे इतने सारे मैसेज भेजे, तूने मेरा एक भी मैसेज नहीं देखा? मैं तुझे कब से फ़ोन कर रही हूँ, तू मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही। तो आखिर है कहाँ तू? फ़ोन उठाते ही शालिनी की कंप्लेन स्टार्ट हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे शालिनी ने अभी अभी बॉम्ब खा ली है और वो बस फटी जा रही है। कौन से मैसेज? मैं अपना फ़ोन ऑफिस में भूल गई थी। क्या बात है, पूरी बात बता। कल के लिए मैंने तेरी अपॉइंटमेंट बुक करी है। लड़का देखने में थोड़ा ठीक ठाक है, मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड का बेटा है। अभी अभी बाहर से स्टडीज़ कंप्लीट करके आया है, मास्टर्स है उसके पास। और बचपन में जब हम छोटे थे तो मैं उसके साथ बहुत खेला करती थी। बहुत लंबा और उतना ही गुड लुकिंग। तो मैं कुछ नहीं जानती, कल तू आ रही है और उससे मिल रही है बस। शालिनी नॉन स्टॉप बोल जा रही थी। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उस शांत लिफ्ट में हर कोई उसकी आवाज़ सुन सकता था। कुछ देर के लिए तो जानवी ने अपने कान से फ़ोन को दूर कर लिया क्योंकि इतनी तेज़ आवाज़ अगर वो सुनेगी तो शायद उसके कान ही फट जाएंगे। तो मुझे सुन भी रही है या नहीं? जब शालिनी ने देखा कि जानवी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है तो उसने फिर से चिल्लाकर पूछा। जानवी ने थक के अपना माथा मसलना शुरू कर दिया। जैसे ही वो उसको जवाब देने वाली थी शालिनी ने फिर से उसको बीच में टोक दिया। जानवी सुन,
अभी अभी सिटी हॉस्पिटल के पास मैंने ना उस धोखेबाज कपल को देखा है, और उनका ये प्यार करने का नाटक देख के ना मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे पता चला कि इन दोनों की जल्दी सगाई होने वाली है। तुझे ऐसा नहीं लगता कि तुझे पलटवार करना चाहिए? तू एक एक्सेप्शनल इंसान से शादी कर ले और उनको दिखा दे कि तू भी किसी से कम नहीं है। मुझे ना मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है। सगाई सगाई की बात सुन के जाह्नवी के चेहरे के एक्सप्रेशंस फिर बदल गए। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सांस फूल रही हो। अरे हाँ, इस वीकेंड तो तेरे दादू का बर्थडे है ना, तो तू जाने वाली है या नहीं? वैसे मैं सच कहूँ तो तुझे नहीं जाना चाहिए। उनकी शक्ल देखकर तुझे सिर्फ घिन ही होगी और कुछ नहीं। जाह्नवी पहले थोड़ा सा शांत हुई और फिर याद करने लगी कि कैसे हॉस्पिटल में उसकी दादी और रेखा जी का एटीट्यूड था, और उन्होंने कैसे उसे संभल के रहने के लिए भी कहा था। क्यों नहीं, दादू का बर्थडे है, मैं ज़रूर जाऊंगी। वैसे भी छुपना उनको चाहिए, मुझे नहीं। पर मुझे तेरी टेंशन रहेगी ना, पता नहीं वो चुड़ैल तेरे साथ क्या करे। जाह्नवी स्माइल करने लगी और उसकी आवाज़ भी थोड़ी नर्म हो गई। शालू, तू टेंशन क्यों ले रही है? वैसे भी बहुत टाइम हो गया। दादू को एक बार देखने के लिए तो मुझे वापस जाना ही चाहिए, और फिर मुझे कल नानू के यहाँ भी कुछ काम है। अच्छा ठीक है, फिर मैं मीटिंग किसी और दिन की रख दूँगी। पर तू संभल के, कुछ भी होता है तो सबसे पहले तू मुझे फ़ोन करेगी। बस तू वो सब सोच के गुस्सा मत होना। ठीक है। जाह्नवी ने फ़ोन रख दिया और अनजाने में उसके हाथ में जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको कस के पकड़ना लग गई। उसके चेहरे पर थी तो सिर्फ एक कड़वी मुस्कुराहट। तभी लिफ्ट खुलने की आवाज़ आई और दरवाज़ा खुल गया। जाह्नवी ने गहरी सांस ली और थोड़ी खोई हुई बाहर चली गई। शायद वो भूल गई थी कि लिफ्ट में रजत और आरव अभी भी उसके पीछे खड़े हुए हैं। जैसे ही रजत जाह्नवी को आवाज़ लगाने लगा, तभी आरव ने उसको रोक दिया। आरव की आंखें एकदम काली हो गई थी और वो उसी तरफ देख रहा था जिधर जाह्नवी गई थी। उसके निकलने के बाद ही वो भी लिफ्ट से बाहर निकला। सर, मिस अरोड़ा, हो सकता है कि मेयर अरोड़ा से किसी तरीके से रिलेटेड हो, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद रश्मि अरोड़ा उनकी बेटी है। और कबीर मल्होत्रा, जो मल्होत्रा कॉरपोरेशन का सीईओ है, वो दोनों अभी अभी कुछ दिनों पहले ही विदेश से लौटे हैं। ये भी खबर है कि मल्होत्रा और अरोड़ा दोनों शादी के साथ अपने बिजनेस को आगे ले जाने वाले हैं। तो हो सकता है कि अभी मल्होत्रा की सगाई रश्मि अरोड़ा से हो रही हो। और बात रही मिस अरोड़ा की, तो रजत थोड़ा डाउट में था। वैसे देखा जाए तो पूरी कंपनी में किसी को जाह्नवी की बातों के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। वो थोड़ा सा सीक्रेटिव थी और दूसरों से काम के अलावा वो ज़्यादा बातें करती नहीं थी। तो उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालना तो और भी ज़्यादा मुश्किल काम था। और हाँ सर, मुझे नहीं पता कि आप रश्मि अरोड़ा को जानते हैं या फिर भूल गए। वो स्काई ज्वेलरी सिटी का जो प्रोजेक्ट अभी अभी ख़त्म हुआ है, तो हमारे पीआर डिपार्टमेंट ने सोचा है इसको ही ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। वो काफ़ी पॉपुलर हैं और अभी ऊपर से इतनी यंग हैं, उनकी इमेज भी बहुत पॉजिटिव है, तो वो पूरी तरीके से इसके लिए फ़िट रहेंगी। कुछ दिन पहले डिपार्टमेंट ने आपको भी प्रपोज़ल भेजा था और आपने भी उस काम को हरी झंडी दिखा दी थी। रजत ने सारी बातें एक्सप्लेन करके आरव को बताई। स्काई ज्वेलरी सिटी, ये वही प्रोजेक्ट है ना जो स्काई एंटरटेनमेंट सिटी के अंडर आता है? उसने कुछ सोचते हुए पूछा। रजत फिर बोला, हाँ सर, ये वही प्रोजेक्ट है जो लगभग पूरा हो चुका है। सारी शॉप्स को भी फाइनलाइज कर दिया गया है और जल्दी शुरू हो जाएंगी। हमारी पीआर डिपार्टमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट दोनों इसकी ओपनिंग सेरेमनी के लिए अच्छे से काम कर रही हैं। जहाँ तक मुझे लगता है नए साल की शुरुआत में ये काम पूरा हो जाना चाहिए। इस प्रोजेक्ट को कौन हैंडल कर रहा है? अभी तो फ़िलहाल ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरोड़ा और डायरेक्टर मलिक हैंडल कर रहे हैं। डायरेक्टर मलिक यहाँ से शिफ्ट कर चुके हैं, तो उसके बाद सारे फैसले और सारी चीज़ें डायरेक्टर अरोड़ा ही हैंडल कर रही हैं। सब उनके अंडर हो रहा है। इसके बाद बस ओपनिंग सेरेमनी का काम बचेगा। बड़े सर इनके काम से हमेशा से ही खुश रहे हैं, इसलिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने डायरेक्टर अरोड़ा को दिया। लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि आपने खबर सुनी है या नहीं, जो पिछले कुछ दिनों से चल रही है। अरोड़ा कल्चर मीडिया, जो अरोड़ा परिवार की सबसे बड़ी यानी सुहासिनी जी चलाती हैं, उन्होंने सिंघानिया फर्म्स के साथ काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट साइन किए थे। लेकिन इन्वेस्टर्स अचानक पीछे हट गए और उनकी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट पैसों की धांधली करके दूसरी कंट्री भाग गया। लगता है कंपनी की हालत अभी कुछ ख़राब चल रही है।
रश्मि अरोड़ा भी उसी फैमिली से है, इसलिए मीटिंग के दौरान जब वो अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आई थी तो उन्होंने कहा था कि एक्ट्रेस बनना उनका सपना है। शायद वो हमें इशारा कर रही हो कि हम उनकी वजह से टेलीविज़न इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें। इतनी सारी बातें बोलने के बाद रजत थोड़ा रुक के सांस लेने लगा। फिर आरव ने पूछा, टेलीविज़न इंडस्ट्री कैसी लगती है तुम्हें? कुछ करना सही रहेगा या नहीं? रजत जानता था इस तरह की इंडस्ट्री में आरव घुसना नहीं चाहता था, लेकिन उसने फिर भी अपना ओपिनियन दिया। बड़े सर इस इंडस्ट्री में जाना चाहते थे, इससे कंपनी की इमेज पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। आरव कुछ गहरी सोच में था। फिर उसने उस ड्राइंग की तरफ देखा जो उसके हाथ में था। पीआर डिपार्टमेंट ने एम्बेसडर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया? हाँ, कल ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। बाकी बातें वो कुछ दिनों में डिस्कस करने के लिए आने वाले हैं। बाकी ये सारी चीज़ें डायरेक्टर अरोड़ा के अंडर काम करने वाले वाइस डायरेक्टर मेहरा संभाल रहे हैं। उन्हें ज़रूर सारी बातें पता होंगी। बिना कुछ बोले आरव ने वो ड्राइंग का पन्ना रजत को थमा दिया और कुछ कहा नहीं। रजत चुपचाप आरव को नोटिस कर रहा था और उसकी आंखें कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी थी, लेकिन बिना कुछ पूछे उसने ड्राइंग रख दी और पीछे पीछे चल दिया। रात में हवा बहुत तेज़ थी, उसमें ठंड बहुत ज़्यादा थी। ग्लोरी वर्ल्ड कॉरपोरेशन के ऑफिस से 2 किलोमीटर दूर ही जानवी अपनी गाड़ी को बार बार चलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चालू ही नहीं हुई। तब जाके उसे लगा कि शायद ठंड पड़ने की वजह से वो थोड़ी ख़राब हो गई है। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकली, हवा का झोंका उसकी तरफ आया, जिससे उसके पूरे शरीर में सिहरन पैदा हो गई। उसके कमर जितने लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। वो अपने बालों को बार बार संभालने की कोशिश कर रही थी और वो बार बार बिगड़ रहे थे। कैसे कैसे करके उसने गाड़ी के बोनट को खोला और उसमें देखने लगी। उसे समझ में आ गया था गलती कहाँ पर है, लेकिन उसे ठीक करने के लिए उसके पास कोई टूल्स अवेलेबल नहीं थे। उसने एक फ़ोन निकाला और गैराज में फ़ोन किया ताकि कोई इसकी हेल्प कर सके। उसने थोड़ा सोच के अपना फ़ोन निकाला और गैराज में फ़ोन करने लगी ताकि कोई उसकी हेल्प करने आ सके। जब वो अपने फ़ोन में नंबर ढूंढ ही रही थी तभी उसके पास एक सिल्वर कलर की पोर्श आके रुकी। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही गाड़ी की खिड़की खुली और एक आवाज़ उसके कानों में आई, गाड़ी में बैठो। जानवी आरव का वो हैंडसम सा चेहरा देखकर सरप्राइज थी। वह समझ नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करे। आरव ने फिर से थक के दोबारा कहा, जानवी गाड़ी में बैठो। तब जाके वो होश में आई और गाड़ी में बैठ गई और मजाक में बोली, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है तो आपकी गाड़ी में बैठने के इल्ज़ाम में आप मुझे पुलिस स्टेशन तो नहीं ले जाएंगे ना? आरव ने उसके और उसके उस घटिया से मजाक को दोनों को इग्नोर किया। तो आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। रश्मि एक ब्रांड एम्बेसडर है, ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था। अब क्या दोनों सगाई करने वाले हैं? और इन सब ड्रामा में आरव और जानवी क्या करेंगे, देखते हैं आगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।